अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमने फंक्शनल ग्रुप से आगे। हिब्रिडाइजेशन क्या होती है? हिब्रिडाइजेशन जो है वो एक फिनोमेना है जो कि हम बॉन्डिंग एटम्स की बॉन्डिंग के दौरान देखते हैं कि एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के दौरान, तो वहाँ पे जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी भी शेप्स जो है वो क्या होती हैं, आल्टर हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली दो एटम्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो रहे हैं, उनके डिस्टेंस कम हो रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो भी क्या होगी, इंटरमिक्स हो जाएगी। तो हिब्रिडाइजेशन बेसिकली जो है इसका कंसेप्ट हमें मिला ही ऑर्बिटल्स से था, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। हर एटम की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि उसके ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, उनकी एनर्जी सेम हो जाती है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। मीन्स कि उनकी एनर्जी जो है वो खुद की कम हो गई। जब किसी चीज़ की एनर्जी कम होगी तो वो क्या होगा, स्टेबल। जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और जब उन्होंने बॉन्ड बना लिया है तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जो उनको नहीं चाहिए होती, वो रिलीज़ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ड्यूरिंग हिब्रिडाइजेशन एटम स्टेबलाइज होता है बाय द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, और एज अ रिजल्ट उसके ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हिब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू क्रिएट डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स का नाम लिया गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, उसमें भी देखा था कि जब एक एटम होता है सिंगुलर फॉर्म में, तो जब यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक सिंगल एटम के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो तब पाए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो नेम से जाहिर है कि एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, और जब वो इंटरमिक्स हो जाएंगे वहाँ पे एटम क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, तो उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फिनोमेना जो है उसको सिंपली अगर हम एक लफ्ज़ में जो है वो डिस्क्राइब करना चाहें कि हिब्रिडाइजेशन क्या होती है, हम बोलेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स होना ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जब वो इंटरमिक्स होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, क्रिएट डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अब ये डीजनरेट वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? डीजनरेट का मतलब होता है सेम लेवल, सेम एनर्जी। एक एटम है सपोज करें कार्बन का, और कार्बन का एक दूसरा एटम है, दोनों एटम्स अपनी अपनी एनर्जी कंटेन किए हुए हैं, लेकिन जब उनके ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे तो उनके ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। वहाँ पे इंटरमिक्सिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, और एज अ रिजल्ट जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। तब वो सेम लेवल पे उनकी जो एनर्जी आएगी तब हम उनको बोलेंगे ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और चूंकि वो एटम से मॉलिक्यूल बन गया है तो वो क्या होंगे, डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हिब्रिडाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ी है, आप लोग उधर से भी हेल्प ले सकते हैं। अब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं ये बनते हैं, तो वहाँ पे कितनी टाइप की हिब्रिडाइजेशन होती है? इसकी हमने यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़नी है, वैसे इसकी और भी टाइप्स होती हैं। sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है फर्स्ट टाइप इसकी, दूसरी टाइप है इसकी sp2, और थर्ड है इसकी टाइप sp। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कार्बन को स्टडी करना है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बैकबोन क्या होती है, कार्बन होती है। तो कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कि इसके अंदर वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, और कौन से बॉन्ड बनाता है, आयनिक बनाता है या कोवेलेंट बनाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो हमें पता है 6 होता है, एटॉमिक मास जो है उसका क्या होता है, 12 होता है। अब ये 6 मीन्स कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिटल्स में होंगे। ऑर्बिटल्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो सब शेल्स हैं 1s2, 2s2 और 2p2, 2, 2, 4 एंड 2, 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से वैलेंस शेल कौन सा होगा, हमने इसकी वैलेंसी देखनी है ना कि ये कितने बॉन्ड बनाता है। अगर हमने इसकी वैलेंसी देखनी है मीन्स हमें पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, आखिरी, सबसे आखिर वाला जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उससे आगे मजीद किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उस शेल को बोलते हैं हम वैलेंस शेल। तो ये जो वैलेंस है वो ये आएगा 2s और 2p। ये 2s और 2p दोनों जो हैं वो क्या हैं,
वैलेंस शेल्स हैं। ये शेल्स जो हैं इसमें s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, ओरिएंटेशंस पढ़ी थी उसमें हमने कि s जो है उसकी कोई ओरिएंटेशंस नहीं होती, जबकि p जो है उसकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, px, py और pz। यहाँ पे s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें से एक px के अंदर है और एक py के अंदर है। हम लोगों ने इसको जस्टिफाई किया हुआ है पहले कि ये क्या था, हुन्स रूल। आपके पास एक ही अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगला वाला ऑर्बिटल जो है सब शेल जो है वो क्या है, खाली है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे और उनका स्पिन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इन तीनों ओरिएंटेशंस की एनर्जी वैसे भी क्या होती है, सेम होती है। ये पी का ही एक पार्ट है, जस्ट वहाँ पे ओरिएंटेशन कंपार्टमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। अब ये आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2। एक ये अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, जबकि ये जो है ये पेयर्ड फॉर्म में है। और ये वाला जो है हमारे पास PZ, ये एम्प्टी है यहाँ पे। इनकी शेप्स भी हम साथ देख लेते हैं। 1s जो है उसकी शेप भी स्फेरिकल होगी, लेकिन हमने यहाँ पे जो वैलेंस शेल है उनकी शेप्स देखनी है। 2s जो है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। बेशक वो 1s हो, बेशक वो 2s हो, बेशक वो 3s हो, उनका साइज़ बढ़ता जाएगा बट उसकी शेप क्या रहेगी, स्फेरिकल रहेगी। p की शेप भी हमने क्वांटम जो नंबर्स थे उसमें पढ़ी थी कि p की शेप क्या होती है, डम्बल की तरह होती है। और ये जो डम्बल हैं वो क्या कौन कौन सी डायमेंशंस में होंगे, px, py एंड pz। ये डायमेंशंस जो हैं हम लोगों ने पढ़ी हैं कि डायमेंशंस जो हैं जिसमें एटम अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करता है, वो कौन कौन सी होती हैं, x, y एंड z। ऑब्वियसली px जो है वो कौन सी डायमेंशन में होगा, x डायमेंशन में। py जो होगा वो कौन सी डायमेंशन में होगा, y डायमेंशन में। और pz जो होगा वो कौन सी डायमेंशन में होगा, z डायमेंशन में। अब यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है इसमें एक टर्म यूज़ की हुई है इधर, ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब है ये एटम अपनी एनर्जी कंटेन किए हुए है, यहाँ पे कोई एनर्जी ऐड नहीं हुई, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं हुई। मीन्स कि यहाँ पे अभी एटम अपनी असली हालत में मौजूद है, तो उसके ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो भी अपनी असली हालत में होगी। ये ओरिजिनल शेप है वैलेंस शेल्स की जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, 2s और 2p। जब यही एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमने पढ़ा था कि एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, ऑब्वियसली लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो वो लोअर ऑर्बिटल में नहीं रहेगा, वो किस में चला जाएगा, हायर में, क्योंकि हायर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा एनर्जी मिल गई है तो ऑब्वियसली वो किस में स्टे करेगा, हायर ऑर्बिटल के अंदर। तो जब यही एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, एक्साइटेशन। और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ पे अगर हम एटम्स को देखें, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को देखें, तो वैलेंस में देखें 2s1 है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और जो लोअर ऑर्बिटल था उसमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो कहाँ चला गया, यहाँ pz के अंदर। ये pz पहले क्या था, एम्प्टी था, लेकिन एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिटल से किस में आ गया है, हायर ऑर्बिटल के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे जो हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया है तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, पहले 2 थे, अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4। ये चारों की चारों किस फॉर्म में है, अनपेयर्ड फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में आते हैं तब हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों बनता है। हमें पता है कि एटम ने अपना बैलेंस पूरा करना होता है, फिर जाके वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर एटम स्टेबल नहीं है मींस कि उसका बॉन्ड नहीं बना हुआ, दैट मींस कि अगर हमने स्टेबिलिटी गेन करनी है तो एटम क्या करता है, एज अ रिजल्ट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसको मज़ीद कितने चाहिए, एक इधर चाहिए और एक इधर चाहिए, तीनों को। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होंगे, 4। मींस के 4 इसके खुद के पास हैं और 4 ही इसको मज़ीद चाहिए अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में लेके जाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बाय गेनिंग और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद किसी दूसरे एटम से गेन करेगा और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितने अमाउंट में,
4 होंगे अमाउंट में। तो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी बना सकता है बॉन्ड, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा एटम उसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उसको टोटल में सिर्फ 4 चाहिए, नो मैटर कौन सा एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, बेशक वो हाइड्रोजन हो, बेशक वो नाइट्रोजन हो, और बेशक वो क्या हो, कार्बन इटसेल्फ हो। उसने जस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं और अपने वैलेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब हिब्रिडाइजेशन की बात कैसे आ जाती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो है वो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आए तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी क्या, दूसरे एटम में भी क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड, ताकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर करने की क्या हो, टेंडेंसी हो। दूसरा एटम जो है उसको भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत हो, क्योंकि उसमें भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी क्या है, अनपेयर्ड। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और दोनों क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, अपनी शेप्स को आल्टर कर लेंगे, अपनी शेप्स को चेंज करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। तब हम उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और तब हम एटम को क्या बोलेंगे कि एटम कौन सी स्टेट में है, हिब्रिडाइज्ड स्टेट में है। सर जी हम टाइप्स पढ़ते हैं आगे हिब्रिडाइजेशन की। हिब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, sp3, sp2 एंड sp। सबसे पहले हम sp3 को डिस्कस करेंगे। इसमें s और p जो है ये नेम है ऑर्बिटल्स का। हमने अभी ऑर्बिटल्स देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन के अंदर। उसके वैलेंस में जो थे वो क्या थे, 2s और 2p। अब हमारे पास sp3 का मतलब ये है कि हिब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उसमें एक s होगा और 3p होगा। वो इंटरमिक्स होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होंगे, ऑफ सेम एनर्जी, मतलब कि क्या होंगे, डिजनरेट होंगे। और डिजनरेट होंगे क्यों होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबल हो जाएंगे, सेम एनर्जी के होंगे, तो हम उनको क्या बोलेंगे, डिजनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको कि इन दिस हिब्रिडाइजेशन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच इज़ 1s एंड 3p इंटरमिक्स टू गिव 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उन चारों की एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। हम लोगों ने पीछे अभी जो शेप्स देखी थी उसमें s क्या था, स्फेरिकल, जबकि p क्या थे, डम्बल शेप में थे। लेकिन जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएंगे इनकी ओवरलैपिंग होगी। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप होगा तो उसकी शेप इस तरह हो जाएगी। अब ये क्या है, ये वाला जो लोब है वो बड़ा है, ये वाला लोब जो है वो छोटा है। इसकी रीज़न क्या है कि जहाँ पे ये वाला स्पॉट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, उस स्पॉट पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा। जबकि जिधर इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो रहे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑब्वियसली क्या है, कम है, चार्ज क्या है, कम है। तो वो वाला लोब जो है वो हम छोटे लोब से ज़ाहिर करते हैं, और जहाँ पे हमारे पास शेयरिंग हो रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होता है, उसको हम बड़े वाले जो है वो क्या शो करते हैं, बड़े वाले लोब से शो करते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इस शेप में आ गया। फाइनल शेप हमारी क्या है ऑर्बिटल की, ये वाली। हम कह रहे हैं कि ये चारों ऑर्बिटल जो हैं वो क्या ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम मीथेन देखें, इथेन देखें, स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनमें sp3 होगी, स्पेसिफिक ही होंगे जिनमें sp2 होगी। ये डिपेंड करता है कि कार्बन किन के साथ बॉन्ड बना रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रही है और कितने नहीं कर रही। तो जो कार्बन है वो यहाँ पे जो है sp3 हिब्रिडाइजेशन शो कर रही है, मतलब उसके 3p और 1s तीनों के तीनों इंटरमिक्स होंगे, और आफ्टर इंटरमिक्सिंग वो क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, इस तरह, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा। x, y, z ये 3 डायमेंशन में सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है। चारों की शेप क्या है, सेम है, चारों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। अब हम इनको क्या बोलेंगे, डिजनरेट ऑर्बिटल्स। और ये जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे बने हैं, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलके क्या बनाए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। और ये जो बड़ा वाला लोब है ये कैसे बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। सबसे पहले एग्जांपल हमने देखनी है sp3 हिब्रिडाइजेशन की, कि sp3 हिब्रिडाइजेशन में कार्बन जो है जिसमें 4 जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, वो बॉन्ड कैसे बनाएगी। मीथेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें क्या होता है, CH4 होता है इसका फॉर्मूला। अब CH4 में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको पता है एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इसने क्या करना है, बॉन्ड बनाना है।
तो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी क्या है 4, कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है 4, मीन्स के एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किए हुए हैं बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच तो हो गई, लेकिन उसकी शेप क्या होगी, हर मॉलिक्यूल की अपनी शेप होती है। इसकी क्या शेप होगी कि आप लोगों ने जो है वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन जो है वो सबसे कम होती है, लोन पेयर की रिपल्शन उससे ज़्यादा होती है। अब कार्बन पे यहाँ पे कोई लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन कार्बन जो है उसमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वाले, ये बेंड फॉर्म में है, आपको नज़र आ रहा है ये बेंड फॉर्म में है, और ये वाला जो है ये भी तिरछा है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो हम कहेंगे फिर अगर यहाँ पे रिपल्शन है तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे रिपल्शन है तो ये भी बेंड कर गया, यहाँ पे और यहाँ पे रिपल्शन है तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर गया, बेंड कर गया, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एंगल क्या आया 109.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये नीचे वाला हाइड्रोजन जो चौथा हाइड्रोजन है वो बच गया। इसकी शेप के बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास ये असल में इस तरह होता है, एक कार्बन जिसमें एक ऊपर है, 2 साइड्स पे हैं, और ये क्या है यूं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर क्या थी रिपल्शन थी तो वो नीचे को क्या हो गए बेंड हो गए। लेकिन ये जो वाला है जिसको हम कहते हैं ये तिरछा नहीं है, ये एक्चुअली क्या है ये पीछे को मुड़ जाता है और इस अपना जो एंगल है वो क्या कर लेता है मेंटेन कर लेता है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास यहाँ पे सारी हाइड्रोजन के जो हैं एंगल वो क्या होंगे सेम, इसका हाइड्रोजन का और इसका हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, और इसका भी सबके साथ जो है डिस्टेंस वो क्या होगा सेम होगा। तो ये सारे जो हैं एंगल बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो बनेंगे वो कौन सा एंगल होगा 109.5 डिग्री। और जो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री है वो क्या होगी टेट्राहेड्रल। आप लोगों को पता है इसके 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये इसकी सॉलिड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखना चाहें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो कैसे हैं, तो हमें पता है कि कार्बन जो है उसके कितने ऑर्बिटल थे हाइब्रिडाइज्ड 4, 1 2 3 4। अगर हम कार्बन देखें, फिलहाल हाइड्रोजन को आप इग्नोर कर दें, कार्बन के यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हमने शो किए हैं 1 2 3 एंड 4। और इसका जो छोटा वाला लोब है हम उसको क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से लोब में होता है बड़े वाले लोब में, तो हम यहाँ पे सिर्फ बड़ा वाला लोब शो करते हैं जो कि बॉन्ड बना रहा होता है। तो कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो हमने ऊपर देखे हैं, और चारों ने एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या की हुई है ओवरलैपिंग की हुई है, बॉन्ड बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है। यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं 4, एक इस हाइड्रोजन के साथ और बाकी 3 इस हाइड्रोजन के साथ। और इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होगी। नेक्स्ट हमारे पास sp3 की दूसरी एग्जांपल है इथेन। इथेन और मीथेन बेसिकली दोनों अल्केन्स हैं, लेकिन मीथेन में कार्बन 1 होती है और इथेन में कार्बन 2 होती हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हम बेसिकली कार्बन कार्बन का बॉन्ड मेंशन करते हैं CH3। एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल आपस में अटैच है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी क्या है 3 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के जरिए शो किया हुआ है। होता क्या है कि जब S और P जो है वो ओवरलैप होते हैं तो जो शेप हमारे पास आती है वो ये वाली है। लेकिन जब P और P ओवरलैप होते हैं, क्योंकि कार्बन के यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है वो P और P ओवरलैप है, तो तब हमारे पास कौन सी शेप आती है ये वाली। मीन्स के जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है एक्सपैंड हो जाता है, ऑर्बिटल एक्सपैंड हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास कौन सी शेप आएगी ये वाली शेप आएगी। अब इसका एंगल अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का एंगल जो है वो सेम वही होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बाकी मॉलिक्यूल्स का होता है। मीथेन में और इथेन में दोनों में, और जो इसका क्या होगा एंगल होगा वो क्या होगा सेम होगा 109.5 डिग्री। और इसकी शेप भी क्या होगी सेम, लेकिन शेप यहाँ से हमें देखने में लगता है कि डिफरेंट है। ये एक सेपरेट पार्ट बन रहा है और ये एक सेपरेट। लेकिन अगर हम इस अकेले के ऊपर फोकस करें, कार्बन 3 हाइड्रोजन जो हैं जो बैंड फॉर्म में हैं, अगर हम इसको सॉलिड रियल में देखें तो ये एक मीथेन थी, लेकिन ये मेथाइल जो है वो दूसरे मिथाइल के साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय कार्बन कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पे क्या अटैच है हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम इसको देखें तो ये एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, और अगर हम इसको देखें तो ये एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। मीन्स के यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीथेन के अंदर एक टेट्राहेड्रॉन था, जबकि इथेन के अंदर कितने टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं 2।
एक ये वाला और एक ये वाला, इसके दोनों एंड्स 2 टेट्राहेड्रॉन्स बनाते हैं। और अगर हम इसकी ऑर्बिटल शेप देखें तो यहाँ पे सारे के सारे ओवरलैप हुए हैं, हेड टू हेड ओवरलैप जो हमने वहाँ पे ड्रॉ किया था, S और P, S और P और S और P। और अब हमें ये भी पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कार्बन के हैं उसमें एक S था और 3 P थे, मीन्स के कार्बन के जो यहाँ पे ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, sp3, 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 ये दोनों भी क्या थे, sp3 थे। तो यहाँ पे भी कौन सा ओवरलैप है, sp3 और sp3। जबकि हाइड्रोजन अकेला अगर देखें तो हाइड्रोजन की अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, किस में पाए जाएंगे, 1s में। तो यहाँ पे s आएगा, s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, s। तो यहाँ पे जो ओवरलैप है वो कौन सा है, sp3s। यहाँ पे ओवरलैप भी क्या होगा, sp3s। और ये हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी ओवरलैप होंगे यहाँ पे इथेन और मीथेन के अंदर वो क्या होंगे, sp3 और s होंगे। जबकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ओवरलैप होगा वो कौन सा होगा, sp3 और sp3, क्योंकि कार्बन के कितने थे, एक s और 3 p इन्वॉल्व थे हिब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये आपके पास जो है sp3 हिब्रिडाइजेशंस हैं, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि यहाँ पे जितने भी ओवरलैप हुए हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप था, बेशक वो s और p का था, बेशक वो p और p का था। हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है इधर भी और उधर भी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। अब ये हिब्रिडाइजेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है, दोनों में से या किसी एक का स्ट्रक्चर पूछ लेगा और उसकी केमिस्ट्री पूछ लेगा, या फिर दोनों की पूछ लेगा। और उसके बाद जो है वो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा इसके एंगल और ज्योमेट्री के बारे में। तो हिब्रिडाइजेशन के नतीजे में एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। वजह क्या होती है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। आप लोगों ने हिब्रिडाइजेशन को अच्छी तरीके से कर लेना है विद देयर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।